Hello everyone, this is Parag. Hello everyone, this is Parag and लॉ के ये लेक्चर में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। तो जेएचजीएल की ये सीरीज में बेसिकली हमने लिमिटेशन एक्ट खत्म कर दिया, सीआरपीसी एक्ट खत्म कर दिया और मैं चाहता था कि हम बड़े बड़े मतलब चैप्टर खत्म कर दे, बट थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ गया, तो इसीलिए मैं आज लॉ ऑफ टॉर्ट करूंगा बेसिकली। ठीक है, तो आज लॉ ऑफ टॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम जितने भी हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट कर लेते हैं, देन सीपीसी, देन कॉन्स्टिट्यूशन जो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं चाहता हूँ कि 2 पार्ट में करूँ बिकॉज वो बहुत बड़ा चैप्टर है और एक पार्ट में अगर करते हैं ना तो वो मतलब एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा। तो ठीक है, तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। आज करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट, चलिए करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिख रहे हैं, ये हमारे मॉड्यूल के नोट्स हैं, मतलब मॉड्यूल है हमारे, मॉड्यूल से कवर कर रहे हैं बेसिकली। आप लोग को पता ही होगा जैसे कि हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है मॉड्यूल से ही कवर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली है क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है। टॉर्ट मतलब क्या होता है, तो टॉर्ट मतलब एक रॉन्ग है। टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, मतलब गलत। ठीक है, टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग, तो सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, क्या नहीं है वो, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक क्रिमिनल हो सकता है, दैट्स वाई ये लॉ ऑफ टॉर्ट में नहीं आता। तो लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, एक रॉन्ग है जो सिविल नेचर का रॉन्ग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए टॉर्ट का मतलब क्या होता है, तो टॉर्ट का मतलब होता है रॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ता है। ठीक है, बेसिकली टॉर्ट का मतलब क्या है एक बार मैं बता दूं आपको। टॉर्ट को इंग्लिश, टॉर्ट एक लैटिन वर्ड है, सॉरी टॉर्ट एक फ्रेंच इक्विवेलेंट वर्ड है। क्या है ये, सीएसईटी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वैसे, क्योंकि सीएसईटी में पूछा जाता है, मतलब अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता है तो उसमें पूछा जाता है कि टॉर्ट कौन सा वर्ड है, फ्रेंच इक्विवेलेंट वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है या कुछ ऐसे ऑप्शन देंगे, तो सीएसईटी वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉर्ट एक फ्रेंच इक्विवेलेंट वर्ड है, ध्यान में रखो। तो टॉर्ट एक फ्रेंच इक्विवेलेंट वर्ड है, बट उसको इंग्लिश में बोला जाता है रॉन्ग। इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स उसको बोला जाता है रॉन्ग। टॉर्ट को क्या बोला जाता है, रॉन्ग। ठीक है, उसी को लैटिन में क्या बोलेंगे, तो टॉर्ट को लैटिन में बोला जाता है टॉर्टम। ध्यान रखो, टॉर्ट को लैटिन में बोला क्या जाता है, टॉर्टम। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हमको मतलब बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव में तो हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट इतना, मतलब ये लाइंस, बट सीएसईटी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो। ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल है बेसिकली। तो ठीक है, आगे तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट एक क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग है बेसिकली। टॉर्ट ना एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इतनी चीजें ध्यान में रख लो और आगे बढ़ते जाओ बस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफेंस अगेंस्ट टू, मतलब एक वो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग, एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग है वो, मतलब वो काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग है और एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग है, ध्यान में रखो। आगे बढ़ो। तो ये कुछ किसी ने डेफिनेशन दी है, सालमन ने डेफिनेशन दी है, उसके बाद फ्राजर ने डेफिनेशन दी है, उसके बाद विनफील्ड ने डेफिनेशन दी है। कुछ डेफिनेशन है जो कि आप पढ़ लो, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वही उसमें लिखा हुआ है, तो वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल कंडीशंस। जनरल कंडीशंस मतलब क्या होता है, तो टॉर्ट मतलब कब मानेंगे कि कोई चीज टॉर्ट हो गई है, तो तभी मानेंगे ना क्यों, कुछ कंडीशंस उसमें होगी, शायद वो कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो वो चीज टॉर्ट हो जाएगी, बराबर। तो टॉर्ट कब होगा कोई चीज, जब वो 3 कंडीशंस फुलफिल होगी, तब मानेंगे कि हाँ ये चीज टॉर्ट है। ठीक है, समझ गए। जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होगी तभी मानेंगे कि हाँ ये चीज टॉर्ट हुआ है, मतलब इसमें टॉर्ट हुआ है। ठीक है, बेसिकली तो टॉर्ट क्या है, एक बार 3 कंडीशंस सिंपली देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन हुआ है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, कोई गलत काम हुआ है या ओमिशन हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी गलत काम हुआ है, मतलब जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, उसकी वजह से आपको डैमेजेस हो रहे हैं बेसिकली, ये दूसरी चीज है। मतलब जो भी लॉफुल मतलब रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, उसकी वजह से आपको लीगल डैमेजेस सहन करने पड़े।
ठीक है, जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ उसको उसकी वजह से लीगल डैमेजेस सहन करने पड़े, एंड जो आपको लीगल डैमेजेस हुए हैं उसके लिए आपको लीगल रेमेडी भी मिलने वाली है। सो ये 3 कंडीशंस है जो कि मतलब एक टॉर्ट मानने के लिए ये 3 कंडीशंस किसी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी मानेंगे कि हाँ ये चीज टॉर्ट है। कौन कौन सी कंडीशन है एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। सेकेंड, वो रॉन्गफुल एक्ट जो भी हुआ है उससे आपको डैमेजेस होने चाहिए, एंड जो भी आपको डैमेजेस हुई है उसके लिए आपको लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए। तो ये हो गया, ये अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इसको मानेंगे हम टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में ये 3 कंडीशन बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको इनको अच्छे से समझा ही दिया, वही डेफिनेशन में लिखा है तो वही हम नहीं पढ़ेंगे, बट सेकंड डेफिनेशन जरूर पढ़ेंगे। लीगल डैमेजेस क्या होता है बेसिकली, तो लीगल डैमेजेस में हमें 2 मैक्सिम पढ़नी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, और सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे केस लॉ आ सकता है। ठीक है, तो क्या मैक्सिम है, तो एक मैक्सिम का नाम है डैमनम साइन इंजुरिया और दूसरे का नाम है इंजुरिया साइन डैमनम। ये 2 मैक्सिम में 2 केसेस को हमको पढ़ना है, जो कि मतलब 2 केसेस को पढ़ लोगे मैक्सिम समझ में आ जाएगी। बट जो इंजुरिया साइन डैमनम है उसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा मैक्सिम। मैं डैमनम साइन इंजुरिया को आपको पहले समझाता हूं। सबसे पहले तो हमको इसका मीनिंग जानना है कि डैमनम साइन इंजुरिया, ये जो 3 वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले डैमनम मतलब होता है डैमेज, साइन मतलब होता है विदाउट, और इंजुरिया का मतलब होता है इंजूरी। डैमेज विदाउट इंजुरी, डैमेज विदाउट इंजुरी, डैमेज विदाउट इंजुरी, इसमें टॉर्ट माना नहीं जाता है। आई एम सॉरी, जब भी डैमनम साइन इंजुरिया का केस होगा समझ लो इसमें टॉर्ट नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो यहां पे देखो आपको नीचे में एक केस दिख रहा है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस है ये केस में सिंपली क्या हुआ था, एक स्कूल का प्रिंसिपल था और एक स्कूल का प्राइमरी टीचर था। तो प्राइमरी टीचर ने क्या कर लिया, वही स्कूल के सामने अपना एक दूसरा स्कूल ओपन कर लिया। प्राइमरी टीचर ने वही स्कूल के सामने अपना एक दूसरा स्कूल ओपन कर लिया। दैट्स वाई वो जो वो स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको मॉनिटरी डैमेजेस हुए, क्योंकि वो जो प्राइमरी टीचर ने अपना स्कूल ओपन किया है, यहाँ के सारे बच्चे वो प्राइमरी टीचर के स्कूल में चले गए, सारे नहीं मैक्सिमम बच्चे चले गए, इसकी वजह से उनको मॉनिटरी डैमेज हुआ है। उनको कोई मतलब फिजिकल डैमेज या ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है जिसको हम टॉर्ट बोल सके, या लीगल रेमेडी उनको नहीं मिलेगी, बिकॉज उन्होंने उनका कोई राइट इंफ्रिंज नहीं किया है। जब आपका कोई राइट इंफ्रिंज होगा ना तो वो भी एक टॉर्ट में माना जाता है बेसिकली, बट यहाँ पे ये टॉर्ट हुआ ही नहीं है क्योंकि उसने अपना स्कूल ओपन किया, ना कि उसकी कोई राइट छीना है इसने। बच्चे आए, बच्चे अपने मर्जी से आए बराबर, ना कि उन्होंने बच्चों को बुलाया है। तो बच्चे चले जाने की वजह से वो जो स्कूल का प्रिंसिपल था उन्होंने प्राइमरी टीचर पे केस किया, बट केस में ऐसा बोला गया कि ये तो टॉर्ट का केस है ही नहीं, बिकॉज इसमें कोई आपको मतलब डैमेज, आपकी कोई राइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ ही नहीं है। राइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ है तो ना ही ये टॉर्ट है, ना ही इसके लिए आपको कोई लीगल रेमेडी मिलेगी। सो सिंपल। उसके बाद आता है इंजुरिया साइन डैमनम। इंजुरिया साइन डैमनम बेसिकली इसको एक टॉर्ट माना जाता है, क्योंकि इंजुरिया साइन डैमनम, इंजुरी विदाउट डैमेजेस, आपको इंजुरी हुई, आपके राइट इंफ्रिंज हुआ है, आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है, आपको कोई मॉनिटरी डैमेज नहीं हुआ है, बट हाँ यहाँ पे आपके राइट इंफ्रिंज हुआ है, इसके लिए आपको रेमेडी मिल सकती है और आपको इसके लिए ये एक टॉर्ट माना जाता है। इसका एक केस था मतलब वोटर आईडी वाला, उसको मैं आपको अलग से कराऊंगा, जो कि एक इंटरेस्टिंग केस है, मैं उसको आपको अलग से कराऊंगा। 2 चीजें आपको समझ गई, डैमनम साइन इंजुरिया में टॉर्ट नहीं माना जाता है और इंजुरिया साइन डैमनम में टॉर्ट माना जाता है, और टॉर्ट के लिए लीगल रेमेडी भी मिलती है। लीगल रेमेडी क्या होती है उसको मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी। मेंस रिया, एक्चुअली मेंस रिया का कंसेप्ट ना हम सीआरपीसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेंस रिया का कंसेप्ट मैं यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो मेंस रिया बेसिकली क्या होता है, मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का मतलब होता है आपका इंटेंशन ही था ये चीज करने का, आपका अगर कोई इंटेंशन ही था ये चीज करने का तो वो होता है मेंस रिया। कोई भी चीज में, सीआरपीसी में हम पढ़ चुके हैं, अगर सीआरपीसी में आपको कोई क्रिमिनल एक्ट होना है तो वो क्रिमिनल एक्ट के लिए आपका इंटेंशन खराब होना जरूरी है। जब तक आपका इंटेंशन ही खराब नहीं होगा तब तक हम उसको क्रिमिनल एक्ट ही नहीं बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
तो इसमें एक मैक्सिम पढ़ी थी हमने, एक्टस नॉन फैसिट नेसी मेंसिट रिया, हमने सीआरपीसी में भी पढ़ी थी ये मैक्सिम। तो एक्टस नॉन फैसिट नेसी मेंसिट रिया का मतलब क्या है? तो एक्ट इटसेल्फ नॉट क्रिएट एनी गिल्ट, मतलब एक्ट कोई गिल्ट क्रिएट नहीं करता जब तक आपका इंटेंशन खराब नहीं होगा। फिर से बोलो, एक्ट इटसेल्फ नॉट क्रिएट एनी गिल्ट इंस्टेड ऑफ गिल्टी माइंड, मतलब जब तक आपका इंटेंशन खराब नहीं होगा तब तक एक्ट तो कोई गिल्ट क्रिएट करता ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ गई बात? इजी है, आगे बढ़ो। मैंने आपको इसलिए मतलब धीरे से करवा, मतलब स्पीड से करवा लिया क्योंकि ये आपका एक्चुअली हो चुका है, दैट्स वाई इसको हमने स्पीड से खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने काइंड के टॉर्टियस लायबिलिटी मतलब है? तो बेसिकली 3 टाइप्स है। पहली स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, उसके बाद विकारियस लायबिलिटी एंड विकारियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। तो मैं आपको अभी एक बात क्लियर कर दूं, ये चीज जो है विकारियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, इसको हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको अच्छे से करेंगे, बट यहां नहीं कर रहे हम इसको। तो हमको क्या देखना है ये चैप्टर में अभी? तो स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे, जो कि स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी है हमारे आगे में, बट इसको मैं यहाँ पे कवर करा देता हूँ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में है तो मैं इसको यहाँ पे कवर करा देता हूँ। विकारियस लायबिलिटी अभी करेंगे, मतलब ये 2 चीजें करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अलग पढ़ते हैं और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को अलग पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस भी है, मतलब एक्चुअली है सेम बट थोड़ा डिफरेंस है जो कि हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता दूं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसमें जो प्लेंटिफ होता है, मतलब जो डिफेंडेंट होता है, उसके पास कुछ एक्सेप्शंस होता है। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट है। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी बन जाती है कि जिसमें डिफेंडेंट के पास कोई रेमेडी नहीं है, वो चीज के लिए लायबल ही रहेगा, चाहे उसने इंटेंशन से किया हो चाहे उसने अनइंटेंशनली किया हो, वो चीज के लिए लायबल रहेगा। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट। कोई चीज एक्सीडेंटली हो गई, आपका इंटेंशन नहीं है, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था, कोई चीज एक्सीडेंटली हो गई तो वो है वो चीज डेंजरस सब्सटेंस था, उससे डैमेजेस हुए हैं, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं था, डेंजरस सब्सटेंस था, उससे डैमेजेस हुए हैं, तो वो टॉर्ट में आ जाता है। उसके बाद इनवाइटेबल मिस्टेक हो गई, मतलब आपकी करने की इच्छा नहीं थी बट वो हो गई, तो उसके लिए भी आप लायबल रहते हो। विकारियस लायबिलिटी रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स, आप अगर आपके बिहाफ में कोई काम कर रहा है तो भी आप लायबल रहोगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे एक सबसे बेहतरीन केस था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का। तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का एक ऐसा केस था जिसमें क्या हुआ था ना, मैं आपको थोड़ा केस समझा दूं। तो रेलैंड जो है अपने जो ये था उसका, वहां पे उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एक मिल बनाने को बोला जिसमें उसको अपना वाटर प्रिजर्व करना था। तो उसको वाटर प्रिजर्व करने के लिए उसने एक मिल बनाने को बोला था। बट ये जो रेलैंड की ये था, मतलब ये रेलैंड का फार्म था, समझो जो भी था, और उसी के ऐसे डायरेक्शन में फ्लेचर का फार्म था या उसका फैक्ट्री था या जो भी था। ठीक है, जब रेलैंड ने अपने यहाँ पे मील खोदना चालू की, जब मील खोदते खोदते उसने फिर उसमें वाटर डाला, तो वो वाटर क्या हो गया, जो इस तरह से था ना, तो वो वाटर ऐसे अंदर से ही फ्लेचर के मतलब जो भी था उनका वहां पे चला गया और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अब फ्लेचर ने रेलैंड पे केस किया, उसने बोला कि भैया देखो मुझे बहुत ज्यादा डैमेजेस हुए हैं, भले तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, उसमें मेरी गलती नहीं है, बट मुझे डैमेजेस हुए हैं और काम तुम्हारे फैक्ट्री में चला था, दैट्स वाई तुम लायबल रहोगे, ये कहा रेलैंड ने, मतलब फ्लेचर ने। सो इस समय ये केस ऐसा हो गया कि मतलब कोर्ट ने बोला कि देखो भैया उस तुम्हारा इंटेंशन तो नहीं था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने किया, बट तुमने मिल बनाई और तुम्हारे करने की वजह से उसको नुकसान हुआ, सो दैट्स व्हाई यू आर लायबल इन दिस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कंसेप्ट, सिंपल। तो लायबल हो गए। बट ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस भी है, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है कि जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट में बच जाते हो आप लोग। तो क्या एक्सेप्शंस है देखते हैं नीचे, कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास। एक्सेप्शन क्या है? तो सबसे पहले कोई नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, कोई आप चीज कर रहे हो जो कि नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, तो उस केस में डिफेंडेंट के पास रेमेडी है, मतलब डिफेंडेंट बच जाएगा।
उसके बाद कंसर्न था प्लेंटिफ का, हमने प्लेंटिफ को पूछा था, भाई ऑलरेडी मैंने प्लेंटिफ को पूछा था, देख मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, तेरे को अगर कोई डैमेज होता है सो तू मेरे पे केस नहीं करेगा या समथिंग लाइक दैट। मैं ऐसा बोलता हूं तो इसमें भी मैं बच जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी कंसर्न था उसके साथ। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर तीसरे पार्टी का एक्ट है तो मैं क्यों लायबल रहूं, है ना। तीसरे ये कोई आदमी आ रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, भाई उसके लिए मैं क्यों लायबल रहूं, मैंने थोड़ी ना वो चीज की है ना। जो चीज मैंने की है उसके लिए मैं लायबल रहूंगा, जो चीज मैंने नहीं की है उसके लिए मैं क्यों लायबल रहूंगा, सिंपल चीज। ठीक है, आगे बढ़ता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई चीज गवर्नमेंट ने की उसके लिए भी मैं लायबल नहीं रहता हूं। एक्ट ऑफ गॉड, भगवान के कोई कार्य से, एक्ट ऑफ गॉड भगवान के कोई कार्य से अगर कुछ हुआ है, भगवान के कोई कार्य से अगर कुछ हुआ है, मतलब एक्ट ऑफ गॉड मतलब सही साइक्लोन आ गया, बारिश आ गई या ऐसे ऐसे कुछ हुआ है तो उसमें मैं लायबल नहीं रहता, उसमें डिफेंडेंट लायबल नहीं रहता। उसके बाद एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ, अगर उसमें डिफॉल्ट ही प्लेंटिफ का था उसके लिए भी मैं लायबल नहीं रहूंगा, बराबर। चलो आगे बढ़ते, अगर प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है तो मैं क्यों लायबल रहूं, नहीं बराबर है यार, मैं क्यों लायबल रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एक जो केस था जो कि यहां पे दिया हुआ है, देखो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। आप में से कई लोगों को पता रहेगा एमसी मेहता का केस। एमसी मेहता का केस वो एक, मैं थोड़ा बैठ जाऊं, ठीक है। एमसी मेहता का केस एक ऐसा केस था जिसमें ना मतलब उनकी एक फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री में से एक गैस लीक हुआ, उनके फैक्ट्री में से एक गैस लीक हुआ और वो गैस लीक होने की वजह से कई लोगों की मौत होगी, कई सैकड़ों लोगों की मौत होगी। वो यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने एक केस सुना होगा, वही केस है ये एमसी मेहता का। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई लोगों की मौत हो गई, उसके लिए बोला गया था कि एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, भैया इसके लिए तुमको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे फैक्ट्री से गैस लीक हुई है और वो डेंजरस गैस की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, तो इसमें डिफॉल्ट तो तुम्हारा है ना, बराबर, इसमें डिफॉल्ट तुम्हारा है, दैट्स व्हाई यू आर लायबल फॉर दैट। मतलब तुम इसके लिए बोल नहीं सकते कि भैया ये मैंने नहीं किया था, इसमें मेरा कोई मैटर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, गैस अपने आप लीक होगी, बट तुम्हारे फैक्ट्री में वो डेंजरस सब्सटेंस यूज हो रहा है, ऐसा मानेंगे ना, और डेंजरस सब्सटेंस की वजह से बाकी लोगों की मौत होगी। उसके लिए एमसी मेहता जो थे वो लायबल हुए और उनको बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेशन देना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई थी। आपने वो एक छोटी बच्ची के ऐसे आंखें खुले वाली देखी होगी फोटो, या अभी जाके आप सर्च करके देख लो एमसी मेहता का केस, जैसे आपको दिख ही जाएगा, मतलब वो फोटो दिख जाएगी, बहुत डेंजरस, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मतलब आप उसको देख के डरोगे, एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस। वो एक्चुअली केस मतलब यूट्यूब पे सर्च करते हो ना तो वो दिख भी जाएगा आपको। ठीक है, ये समझ गए आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ये नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, मतलब क्या नहीं मिलता, तो एक्सेप्शन नहीं मिलते या डिफेंडेंट के पास कोई रेमेडी नहीं होती है। विकारियस लायबिलिटी, विकारियस लायबिलिटी एक इंटरेस्टिंग केस। विकारियस लायबिलिटी क्या है कि मेरी करनी तेरी भरनी, मतलब मैं अगर कोई चीज करता हूं तो उसके लिए तू लायबल रहेगा, मैं अगर कोई चीज करता हूं तो उसके लिए तू लायबल रहेगा, समझे। अगर मैं मतलब नॉर्मली मैंने टॉट किया तो मैं लायबल रहूंगा, बराबर, बट विकारियस लायबिलिटी ये बोलता है कि टॉट तुमने किया बट तुम्हारे टॉट करने पे वो लायबल रहेगा। कौन कौन से कंसेप्ट में होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब ये है, एजेंट कोई भी काम करता है तो प्रिंसिपल की बिहाफ में करता है और दैट्स व्हाई प्रिंसिपल इज लायबल फॉर दैट। उसके बाद मास्टर एंड सर्वेंट, सर्वेंट जो होता है वो मास्टर के कहने पे हर काम करता है और मास्टर के काम करता है, सो मास्टर के कंसेप्ट में सर्वेंट इज लायबल। देन एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का केस, ये एक अलग केस है। इसमें ना कुछ चीजों में एम्प्लॉयर लायबल होगा, कुछ चीजों में एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। तो कौन सी चीजों में एम्प्लॉयर लायबल होगा, तो अगर एम्प्लॉयर का कंसर्न था, मतलब एम्प्लॉयर ने बोला था टॉट करने को, तो वो लायबल होगा। टॉट एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट था तो वो लायबल होगा, और निग्लिजेंस था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का तो लायबल होगा। कौन कौन सी केस में लायबल नहीं होगा, तो बेसिकली लायबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ सर्वेंट, कोई भी मतलब सर्वेंट का ही एक्ट था वो करने का, तो रॉन्गफुल एक्ट था एम्प्लॉयर का, मतलब एम्प्लॉयर ने बोला था, एम्प्लॉयर ने खुद ने करवाया था, या एम्प्लॉयर ने करने का तरीका बताया था, उसके लिए भी वो लायबल नहीं रहेगा। कौन, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ो। विकारियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट हम बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टॉट और रॉन्ग।
टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। देखो क्या लिखा है, एन एक्शन फॉर डैमेजेस लाइज इन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रॉन्ग विच आर स्टेल्ड एज इंजुरीज टू द पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी इंजुरी पर्सन, मतलब क्या क्या हो सकती है, किस किस को टॉर्ट मानेंगे, कौन कौन से काइंड्स ऑफ रॉन्ग होते हैं जिसको हम टॉर्ट मान सकते हैं। तो ये दो जो पहले ऊपर देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? बैटरी और असॉल्ट। बैटरी और असॉल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बैटरी का कंसेप्ट समझाता हूं, देन असॉल्ट का, देन दोनों साथ में भी समझाता हूं। बैटरी एक ऐसा टॉर्ट है, मतलब जिसमें आप एक्चुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे ये मेरी बॉटल है, मैं अपनी बॉटल फेंक के तुमको मार रहा हूं, एक्चुअल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना यहाँ पे, बराबर एक्चुअल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए आगे वाले को कोई फिजिकल हार्म हो रहा है तुम्हारी वजह से, तो वो एक बैटरी है। देन आता है कंसेप्ट असॉल्ट का। असॉल्ट क्या होता है? आप किसी के ऊपर एक्चुअल फोर्स अप्लाई कर नहीं रहे हो, बट आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तेरे ऊपर एक्चुअल फोर्स अप्लाई करूंगा। मतलब मैंने तुमको ये बॉटल उठा के मारी नहीं है, बट ऐसा हो जाएगा कि आगे वाले को लगेगा कि मैं तुमको मारने वाला हूं, सो दैट इज असॉल्ट। अब दोनों का डिफरेंस समझाता हूं। बैटरी क्या है? आप किसी को एक्चुअल में मार रहे हो, मतलब आप किसी को एक्चुअल में फोर्स मतलब अप्लाई कर रहे हो अपना, बट विदाउट जस्टिफिकेशन, आपने उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। असॉल्ट क्या कंसेप्ट है? असॉल्ट में आप किसी को एक्चुअल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, बट आप आगे वाले को दिखा रहे हो कि मैं तेरे को मारने वाला हूं, सो दैट इज असॉल्ट। सिंपल। बॉडीली हार्म किया आपने किसी को, फिजिकल फॉर्स इम्प्रिजनमेंट किया, मतलब आपने किसी की गलती नहीं थी तो भी उसको आपने कमरे में बंद कर दिया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कैसे भी आपने उसको कमरे में बंद कर दिया, सो वो एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, उसको भी टॉर्ट बोला जाएगा। मलाशियस प्रोसिक्यूशन में आपको बाद में कराता हूं। नर्वस शॉक, आपने किसी को ऐसी चीज बोल दी कि जिससे उसको ऐसा शॉक बैठ गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, या वो लकवा मार दिया, या उसको कोमा में चला गया, कोई ऐसी चीज बोल दी, तो वो भी एक टॉर्ट है। डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब आप किसी की रिस्पेक्ट को हार्म कर रहे हो, आपने किसी की रिस्पेक्ट को हार्म किया, किसी की रेपुटेशन को हार्म किया, लोगों को ऐसी गलत गलत चीजें बताई। मैंने बोला ये देख मेरा दोस्त चोर, कमीना साला, मतलब लोगों के पैसे चुराता है, बट वो चोर नहीं है, वो बहुत भला इंसान है, बट तो भी मैं उसकी बुराइयां कर रहा हूं, तो लोग आते जाते उसको बोल रहे, मैं उसकी रेपुटेशन को हार्म कर रहा हूं, सो दैट इज डिफेमेशन। ध्यान में रखो, डिफेमेशन दो चीजें इसमें भी है जो कि आपको CSED वाले बच्चों को और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को भी कंफ्यूज करती है। देखो ये चीज ना हमको मतलब इसमें भी है, किसमें? IPC में भी है। कौन सा? डिफेमेशन वाला कंसेप्ट। तो इसमें एक आता है स्लेंडर और एक आता है लाइबल। लाइबल एक ऐसे रिकॉर्ड है जो परमानेंट रिकॉर्ड माने जाता है। परमानेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप राइटिंग में ले रहे हो, रिकॉर्डिंग में ले रहे हो, या आपने कोई उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, तो वो हो गया परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास। उसके बाद आता है स्लेंडर। स्लेंडर आपके पास परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है, आपने क्या बोल के किया, एक्सप्रेशन से किया, जेस्चर से किया, तो वो आता है स्लेंडर। 2 चीजें हैं, ध्यान में रखो। रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है टॉर्ट में? तो टॉर्ट में 2 टाइप की रेमेडीज अवेलेबल है, जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी हमको यहाँ पे देखनी नहीं है, हमको यहाँ पे देखनी है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। कौन कौन सी रेमेडी आपको यहाँ पे देखनी है, चलो देखते हैं। सबसे पहली रेमेडी है सेल्फ डिफेंस। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा कि वो आपकी जान ही ले लेगा, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, अगर आपके घर के ऊपर कोई मतलब आ रहा है, कोई व्यक्ति बार बार आ रहा है, तो आप उसके ऊपर ये लगा सकते हो कि कोई आ ना पाए, तो ट्रेसपास के लिए आप प्रिवेंशन कर सकते हो। री एंट्री ऑन लैंड, कोई आपके ऊपर बार बार आ रहा है, मतलब आपके घर पे आ रहा है, आपके पीसफुल जिंदगी को हार्म कर रहा है, तो आप उसको आने से मना कर सकते हो। उसके बाद रिकैप्शन ऑफ गुड्स, आपके गुड्स के ऊपर वो अपना पोजीशन लेके बैठा है, तो आप बोल सकते हो कि भैया मेरा पोजीशन है, मेरे गुड्स है, तो उसको हाथ मत लगा। अबैटमेंट ऑफ न्यूसेंस, मतलब क्या हो रहा है, सपोज ये मेरा मास्क है, ठीक है, समझो ये रूट है, अब ये रूट मेरे घर के एरिया में आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ, काटा मैंने इसको, ठीक है, मैंने इसको काट दिया। अब वो जो घर था वो बोले मेरे पेड़ को तूने कैसे हाथ लगाया, मेरे नेबर ने बोला तूने मेरे पेड़ को कैसे हाथ लगाया, मैंने बोला मेरे घर पे आए थे इसलिए मैंने हाथ लगाया, कोई गलती की मैंने? नहीं, मेरे घर पे आ रहे थे इसलिए मैंने हाथ लगाया, इसलिए मैंने काटा। सो दैट इज, मतलब ये मेरा रेमेडी है, मैं कर सकता हूं। वो मेरे घर पे आ रहे हैं, मैंने काटा, तो चलेगा, ये टॉर्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रेस डैमेज फिसेंट, जो कि है क्या है, अनलॉफुल लैंड में आप किसी के जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, या उसका मतलब डैमेज कर रहे हो, तो
वो भी आपके पास है कि आप उसको डिस्ट्रेस कर सकते हो या मार सकते हो या भगा सकते हो या कुछ। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो बताइए। चैप्टर खत्म है आपका, ये छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। आई एम हार्टफुली थैंक यू। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लॉ ऑफ थॉट है ना, ये 2 बार बना चुका हूं मैं वीडियो, अभी तीसरी बार बना रहा हूं, बट मेरा 2 बार प्रॉब्लम आ गया भैया, इसलिए मैं भी तीसरी बार बना रहा हूँ ये वीडियो। समझो थोड़ा, लाइक करो, शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नया जरूर लाऊंगा, मतलब सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन अभी इसके बाद आएगा, पक्का आएगा और बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच, कीप काम।